वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एंड साइकोलॉजी। तो आज हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी में इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो, साइकोलॉजी एक मॉडर्न डिसिप्लिन है विच इज़ इन्फ्लुएंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो भी वेस्टर्न डेवलपमेंट्स है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी पर हुआ है। तो उसके पास शॉर्ट हिस्ट्री है। इफ़ हम एंशियंट फिलोसफी को देखेंगे तो वो हमारे साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन से कंसर्न होती हैं। हमने मेंशन किया था कि पहले कोई ना सब कुछ फिलोसफिकल कॉमन सेंस पर बातें होती थी, हाँ भाई ये साइकोलॉजी होती है। बट 1879 में फर्स्ट हमारी लैपेजिंग में लैब ओपन हुई। उसके बाद हमारे फिर साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के उस पर हमारा देखा गया। तो जर्मनी बाय विलियम वुड। तो वुंट ने एक इंटरेस्टेड जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपके भाई माइंड की जो भी बिल्डिंग, जैसे भाई एक घर को बनाने के लिए, कमरे को बनाने के लिए ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, वैसे ही माइंड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के और कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनके जो द्वितत्व एलिमेंट्स थे, उनको एनालाइज किया। तो वुंट के टाइम में जो माइंड का स्ट्रक्चर था उसको कैसे समझा जा सकता है, ये विलियम वुंट था। उसने आपकी इंट्रोस्पेक्शन बताया। तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, तो ये विलियम वुंट ने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने ही थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को अंदर से ऑब्जर्व करना। ये इंट्रोस्पेक्शन है कि अपने दिमाग के अंदर भाई मेरे साथ क्या चल रहा है उसको खुद नोटिस करना, कोई और ना कि आप खुद नोटिस करो। तो पहले बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि भाई जैसे कोई भी पहले साइकोलॉजिस्ट होते तो भाई आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, वो इंट्रोस्पेक्शन में होता था। यानी उसकी मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस को डिटेल में डिस्क्राइब करना। पर ये मेथड कोई सेटिस्फाई नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ये लेस साइंटिफिक था। प्रॉब्लम यहाँ थी टोटली सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में एक्यूरेट तो नहीं होता भाई, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई अपनी बातों को छुपाने के लिए पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से सत्य भी नहीं बताता है। तो सब लोग अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बाद में साइकोलॉजी ने साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन में था, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, जिसने एक साइकोलॉजिकली लेबोरेटरी आपकी कैम्ब्रिज में सेटअप किया था। तो इसने उसने एक और डेवलप किया, फंक्शनलिस्ट। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म हमारे विलियम जेम्स थे, एंड फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हमारे विलियम वुंट थे। तो फंक्शनलिस्ट में क्या बोला जाता है कि आपके माइंड और बिहेवियर क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं लाइफ में सर्वाइव करने में, ठीक है। तो सोचने और फील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो काम क्या आता है, भाई माइंड के फंक्शन क्या है, माइंड सोचता क्या है, उसके फंक्शंस को, उसके कार्य पर वो काम कैसे करता है, ये आपका होता है। विलियम जेम्स ने फोकस किया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर, ठीक है। तो भाई कैसे बिहेवियर है जो इन लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो कॉन्शियसनेस जो होता है वो मेंटल प्रोसेस का ऑन गोइंग स्ट्रीम होता है जब इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जॉन डीवी ने आया। जॉन डीवी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जिसने फंक्शनलिज्म को आर्ग्यू करके यूज़ किया। उन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग सीक टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय एडेप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट। भाई जब वो अपने इन्वायरमेंट को एडेप्ट करते हैं ना तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बताते हैं आपका मतलब इसमें यही है। फिर सेवन्थ में आया आपका गैस्ट्रोलिज्म, गैस्ट्रल साइकोलॉजी। तो गैस्ट्रोलिज्म में क्या था, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म हो गया आई थिंक हमारा, हाँ। गैस्ट्रलिज्म में जो गैस्ट्रलिज्म था इमर्ज हुआ वो स्ट्रक्चरलिज्म वुंट का। स्ट्रक्चरलिज्म में माइंड के छोटे छोटे पार्ट्स
यानी स्ट्रक्चर में तोड़ कर समझना, दिमाग के अंदर क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। मान लो कि जब तुम चॉकलेट खाती हो, कोई भी चॉकलेट खाता है, कोई भी स्वीट खाता है, तो तुम फील करती हो उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसकी फीलिंग। तो इन सब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को अलग अलग समझना, यानी स्ट्रक्चर को समझना उसके माइंड के। तो ये क्या होते हैं आपका स्ट्रक्चरलिज्म, यानी इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ अ माइंड, तो गैस्ट्रो साइकोलॉजी आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन सम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इसी में आपका गैस्ट्रलिज्म था। गैस्ट्रलिज्म क्या बताते हैं? गैस्ट्रलिज्म जो स्ट्रक्चरलिज्म ही है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी पूरा हिस्सा जो होता है उसके पार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चरलिज्म तो उसके हिस्सों पर फोकस करता है, बट गैस्ट्रोलिज्म उसके हिस्सों पर फोकस ना करके उसके होल, उसके पूरे उस पर ग्रेटर पर फोकस करता है। ठीक है, तो हम चीज़ को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे पैटर्न में देखते हैं। मान लो ये हमारी साइकोलॉजी होती है, जो प्रॉक्सिमिटीज़ में एक कंपोनेंट होता है कि जो आपकी नज़दीक चीज़ होगी ना वो आपको ग्रुप में दिखेगी। ठीक है, जब हमारा माइंड आपने देखा होगा अलग अलग डॉट्स को देखता है, तो ब्रेन है ना उसको जोड़ के एक शेप बना देता है, तो हमें जो दिखता है उससे ज़्यादा मीनिंग बनाता है माइंड। ओके, मान लो आपने देखा होगा कि साइकोलॉजिकली कुछ पिक्चर्स होती है डॉट डॉट, किसी को एलिफेंट दिखेगा, किसी को लायन दिखेगा, किसी को रेड दिखेगा, तो वो उनके एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर वो आपकी टॉट्स में, फंक्शनलिज्म तो टॉट्स को देखेंगे, बट गैस्ट्रलिज्म क्या बोलता है कि भाई वो आपकी होल उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आता है उसमें आता है हमारा ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक जो होता है जैसे आपका उसमें क्या होता है, बिहेवियरिज्म के जॉन वॉटसन है जिसने माइंड के, कॉन्शियसनेस के आइडियाज़ को रिजेक्ट किया, तो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड थे इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से। तो वॉटसन ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी साइकोलॉजी के उसमें। तो उसने क्या बोला, माइंड को ना तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और इंट्रोस्पेक्शन आपका सब्जेक्टिव है, तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो दूसरे ऑब्जर्वर के द्वारा। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी फोकस करती है कि ऑब्जर्वेबल और बिहेवियर वेरीफाइबल, यानी जिसको हम बोल सकते हैं भाई साइंटिफिकली आपको होने चाहिए। तो इसने मैंने बिहेवियर को बताया था। बिहेवियर क्या होता है भाई, बिहेवियर में आपके रिस्पॉन्स और आपके स्टिमुलस के एसोसिएशन पर बेस करता है। ठीक है, तो इसने जो इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट थे उसने डेवलप किया, बिहेवियरिस्ट बोलते थे, जैसे स्कीनर है आपका, ये आगे जब आप लर्निंग की थ्योरी पढ़ोगे स्कीनर की और आप पैवलव की, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें मैं फर्दर समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो बिहेवियर है विलियम वॉटसन है, तो इन्होंने भी काफ़ी अपने व्यूज़ दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इनका भी काफ़ी महत्व रहा है, इम्पोर्टेंस रही है, इन्होंने साइकोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट की है। अब उसके बाद हमारा आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में जो कि सिगमंड फ्रेंड इसके फादर हैं, तो बिहेवियर एक डायनेमिक मैनिफेस्टेशन होते हैं, मतलब डायनेमिक मतलब होता है जिसमें अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। इसमें उन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। इड 90% आपका इड ही काम आता है, जिसमें आपके प्लेजर्स, जिसमें आपकी डिज़ायर्स होती हैं, और कॉन्शियसनेस। फिर आपका आता है ईगो, ईगो बीच का काम करता है। फिर आता है आपकी सुपर ईगो, यानी जिसमें आपकी मोरल वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स होते हैं, लाइक जो हमें मानो चोरी करने से रोकता है, नहीं ये नहीं करना है। अब मानो आपको किसी का मर्डर करने से रोकता है, तो वो सुपर ईगो होता है। अच्छा, आप मान लो कि आपको क्रेविंग हो रही है खाने की, अब मुझे तो अभी चाहिए, तो वो आपका डिज़ायर्स होता है, आपके इड होती है। ठीक है, तो ये आपकी साइको एनालिसिस में ये बताया कि भाई आपकी मान लो कि सिस्टम अंडरस्टैंड और जो क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ये आपकी ठीक भी करती है, जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर होता है, क्योंकि सब कुछ ही अनकॉन्शियस माइंड में आपका फिट होता है। इनका कहने का मतलब ये है, आपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवाइव कर दिया, तो आपके जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो आपके ठीक हो जाएंगे।
तो ह्यूमन बीइंग एज मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर सीकिंग ऑफन सेक्सुअल डिज़ायर्स जो भी है ये ह्यूमनिस्टिक ये आपकी होती है। ठीक है, तो भाई अनकॉन्शियस में आपकी डिज़ायर्स होती है, आप प्लेजर को जितना ग्रेटिफाई करोगे सेक्सुअल डिज़ायर्स को उतने ही वो आपकी मोटिवेटेड होती है। तो उसके बाद आपकी होती है भाई ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक बहुत पॉजिटिव अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में आता है ये डिसिप्लिन में। ह्यूमन नेचर का बहुत पॉजिटिव व्यू होता है, कार्ल स्टोजर और अब्राहम मैस्लो इनके थे। तो ये बताते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास एक फ्री विल होती है। ठीक है, और उसकी मतलब उसके अंदर इतनी पोटेंशियल्स